हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 और 26 सितंबर का करंट अफेयर। इसके पहले की सारी जो क्लासेस हैं हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास रोज की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो क्लासेस हैं इसके बाद हमारे पास हम लोग 2-4 दिन लगभग 4 दिन तक पीछे रहेंगे इस महीने का सारा करंट पढ़ने के लिए। वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस महीने का पूरी क्लास, पूरे जितने भी सितंबर महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी का एक ही क्लास में क्या करेंगे, एक क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है हम लोग 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लीजिए। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है और इसमें ये बताया जाता है, ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट क्या होती है, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट होती है। इसके पहले एक रिपोर्ट आती है फायर पावर इंडेक्स की, ठीक है, जो सभी देशों को उनके क्षमता और उनकी शक्ति के अनुसार उनको क्या करती है, स्थान देती है, जो कि पूरे वर्ल्ड की रहती है। किसकी रहती है, पूरे संसार की रिपोर्ट रहती है, पूरे देशों की रिपोर्ट रहती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है ये केवल हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की है। कहाँ की है, एशिया कॉन्टिनेंट की है। और एशिया कॉन्टिनेंट के अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप ऐसे करके बता दीजिए कि एशिया के जो सबसे पावरफुल देश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एशिया के जो टॉप 5 पावरफुल कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, जिनकी जीडीपी ज्यादा है। आप पावरफुल कैसे बोल सकते हो, इनकी जीडीपी ज्यादा हो, इनके यहाँ संसाधन ज्यादा हो, ठीक है, और इनके पास हथियार ज्यादा हो, यहाँ पर गरीबी कम हो, यहाँ पर पैसे बहुत अधिक हो, ठीक है, संसाधन हो गया, जीडीपी ज्यादा है, इन सब से ही तो क्या करते हो, तुलना करते हो। ठीक है, वहां के लोग खुशी हो तब उस देश को क्या माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा। ठीक है, उसके पास सेना बहुत हो और उसके पास हथियार भी काफी ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे पावरफुल माना जाता है। ये सारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। इन सब के अनुसार देश को पावरफुल माना जाता है। और जो सिपरी है वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड के कंट्री को बांटती है। लेकिन जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है एशिया पावर इंडेक्स 2024, इसके अनुसार बताया गया है कि जो भारत है अभी तक एशिया की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी पावर था। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि कोरोना के टाइम में जो महामारी आई थी, इसमें भारत ने उसको क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इसके साथ साथ ही जो सिपरी की एक रिपोर्ट आती है, इसके अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया है, हथियार आयातक देश बन गया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी भारत में ही है, आपको पता ही है। इसके साथ साथ भारत की जीडीपी भी 5वीं विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी बन गई है। तो ये सारे पैमाना, और आपको पता है कि जब रूस युद्ध होता है तो रूस काफी पीछे चला जाता है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा जापान है वो उसके पास खुद की सेना है नहीं, उसकी रक्षा की कसमें कौन खाया है, अमेरिका ने खाया है। तो ये दोनों देश क्या हो जाते हैं, जापान और रूस किससे पिछड़ जाते हैं, भारत से पीछे हो जाते हैं। ठीक है, भारत किसको पछाड़ देता है, इन दोनों देशों को पछाड़ कर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बन जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो एशिया पावर इंडेक्स आता है, इसमें यह बताया जाता है कि जो भारत है एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा है। ठीक है, एशिया की कौन सी पावर बनकर उभरा है, तीसरी। किसको पछाड़ा है, हाँ, जापान और रूस को पछाड़ दिया, पीछे कर दिया। ठीक है, और अगर पूछा जाए एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है वो हमारे एशिया का नहीं है। ठीक है, वो कहाँ, किस महाद्वीप का है, वो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप प्रदेश है। लेकिन वो पूरी दुनिया पे क्या किया है, अपने सैन्य अड्डे बना के रखा है। ठीक है, पूरी दुनिया को पूरे कमांड में बांटा हुआ है, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ठीक है, वेस्टर्न कमांड। तो जो अमेरिका है, यूएसए है, इसका जो दबदबा है पूरे कॉन्टिनेंट पे है। ठीक है, तो एशिया में भी इसने क्या किया है, एशिया में भी यूएसए क्या किया है, यूएसए पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे चाइना। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन आ गया है, भारत। ठीक है, तो एशिया में भी इसका कब्जा है, दबदबा है, यूएसए का दबदबा है, क्योंकि यूएसए क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को
सारे कमांड में बांटा हुआ है, ठीक है। अपने से अपने जिस भी कमांड में रहता है उसमें एक क्या करता है, अधिकारी नियुक्त कर देता है और उस पूरे कमांड को क्या करता है, वही अधिकारी देखता है, ठीक है। वो उसके यहाँ के कोई प्रेसिडेंट बार बार आके देखते नहीं है। वो जिस भी कमांड में जैसे सपोज दैट एक सेंट्रल कमांड है, तो सेंट्रल कमांड में क्या करेगा, एक उच्च अधिकारी नियुक्त कर देगा और उस वो पूरे कमांड में कोई भी घटना होगी तो वही क्या करता है, उसे हैंडल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसे है ये एशिया में इसका जो प्रभुत्व है या फिर इसका जो दबदबा है वो एशिया में बना हुआ है, ठीक है। एशिया में सबसे पावरफुल अभी अमेरिका है, दूसरे नंबर चाइना, तीसरे नंबर पर कौन उभरा है, भारत उभरा है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया कि हाल ही में भारत ने किन देशों से आगे निकल गया है, तो जापान और रूस से क्या हो चुका है, आगे निकल चुका है, इनसे पीछे छोड़ दिया है ना। बाकी अब हम लोग चलते हैं, सिप्री की एक रिपोर्ट आती है ना, एक सिप्री की रिपोर्ट आती है। तब तक आप लोग बता दो सिप्री जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। सिप्री जो है, सिप्री ये कहाँ की एक संस्था है जो क्या करती है, जो कि एक रिपोर्ट निकालती है विश्व में सबसे जो पावरफुल विश्व में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है और कौन बेचता है, इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है, सिप्री निकालता है, ठीक है। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, स्वीडन, जो कि नाटो का क्या बना है, 33वां मेंबर भी बना है, ठीक है, 33वां सदस्य भी बना है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम की ये क्या है, संस्था है, प्राइवेट संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, आई फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, पी फॉर होता है पीस रिसर्च, आर फॉर क्या होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये क्या करती है, विश्व में जो देश है, कौन सा देश विश्व में हथियारों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। विश्व में जो देश है इनके एक्सपोर्ट, और जो देश है वो कौन से देश हथियार का क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, कौन एक्सपोर्ट करता है, इस सबको क्या करती है, इस सब की रिपोर्ट जारी करती है ना। कौन करती है, सिप्री करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक स्वीडन की क्या है, संस्था है, ठीक है। ये एक स्वीडन की संस्था है। इसके अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाता है, यूएसए, सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा हथियार का एक्सपोर्टर कंट्री कौन है, हथियार का सबसे ज्यादा, एंड हथियार सबसे ज्यादा कौन बेचता है, ये बेचता है यूएसए, ठीक है। कौन बेचता है, यूएसए बेचता है। और सबसे ज्यादा खरीदता कौन है, हथियार जो है सबसे ज्यादा कौन खरीदता है, सबसे ज्यादा खरीदता है भारत, ठीक है। कौन खरीदता है, भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए कौन खरीदता है, तो दूसरे नंबर पे जो खरीदता है वो है सऊदी अरबिया। कौन है, ये एक खाड़ी देशों का सबसे बड़ा देश है ना, बोल सकते हो। सऊदी अरब क्या करता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला या हथियार इंपोर्टर देश है, ठीक है। तो भारत सबसे ज्यादा हथियार यूएसए से खरीदता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रसिया है, फ्रांस है, इन सबसे भारत क्या करता है, सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सारी डिटेल एंड डिस्कस कर लिया। अब थोड़ी सी एक रिपोर्ट और है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए एक रिपोर्ट आती है फायर पावर इंडेक्स 2024, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट आती है, फायर पावर इंडेक्स 2024। 2000 हर साल ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। 2023 में भी आई थी और 2024 में भी ये रिपोर्ट आती है, फायर पावर इंडेक्स 2024। इसमें आपको बताना है इसमें भारत की रैंक क्या है, और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कंट्री भी बताना है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा कंट्री भी बताना है, और चौथा इसमें भारत की भी रैंक बताना है। तो पहला जानते हो कौन बना है, यूएसए बना। दूसरा कौन है, हाँ दूसरा चाइना था, ठीक है। कौन है, चाइना। तीसरा रसिया है, रसिया। और जो चौथा है कौन है, भारत है, ठीक है। और 2023 में भी ये सेम रैंक थी, ठीक है। 2023 में भी यही रैंक थी और 2024 में भी यही रैंक है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और देखते हैं और इससे संबंधित और भी जो सूचकांक है, अब तक हमारे भारत की रैंक बहुत सारे सूचकांक में क्या रही है, इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि पेपर में एक ना एक रैंक पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों से कुछ रैंक पूछी जा रही है, चलो रैंक बताना। आप लोग कुछ रैंक के क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। चलो आपको बताना है
भूखमरी विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इसे बोला जाता है विश्व भूखमरी सूचकांक। वर्ल्ड हंगर जो इंडेक्स आता है इसमें भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें आपको भारत की रैंक बताना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें आपको रैंक बताना है भारत की, ठीक है। और एक वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, इस वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, इसमें भारत की रैंक बताना। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जिसे HDI बोला जाता है, नहीं, एंड वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। और एक आती है विश्व शांति, विश्व वर्ल्ड पीस इंडेक्स आता है ना, एक विश्व शांति सूचकांक आती है, ठीक है, विश्व शांति सूचकांक। इसमें सब में आपको भारत की रैंक बताना है, विश्व शांति सूचकांक। और एक आती है विश्व खुशहाली सूचकांक, आती है ना, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें भारत की आपको रैंक बताना है। ये सारी क्या आती है? रिपोर्टें आती हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड को कोई ना कोई स्थान दिया जाता है। लेकिन क्या सारे वर्ल्ड के स्थान पूछा जाता है? तो नहीं, केवल हमारे भारत का स्थान पूछा जाता है कि भारत एंड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन से स्थान पे है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, खुशहाली सूचकांक में क्या है, शांति में क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 67 है, 64 नंबर की है। और उसके बाद सॉरी, यहाँ पर मैंने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का ऊपर लिख दिया, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक नीचे लिखा था, तो इसकी रैंक है 67। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, तो 2023 में 101 थी और 2024 में कितनी है? 111 है, ठीक है, 111 है। और आगे है वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 129 है, ठीक है, कितनी है? 129 है। और आगे हम लोग देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक, इसमें दोनों में भारत की रैंक कितनी है? 126 ही है, ठीक है, कितनी है? 126 रैंक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स है, और उसके बाद हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स है, पर्यावरण प्रवर्तन सूचकांक है, ठीक है, पर्यावरण। एक IQ एयर इंडेक्स आता है, ये इंडेक्स है जिसमें ये बताना है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसकी है, कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। ये सब क्या आती है? रिपोर्ट आती है। और इन सब रिपोर्ट से क्या होता है? एक दो या दो क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देते हो आप वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक साधारण सा क्वेश्चन होता है करंट का, तो ये पूछा जाता है। अब हम चले आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये सारी चीजें शायद हमने लगाया है। तो देख सकते हो कि एशिया का तीसरा सुपर पावर बना कौन? इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने हथियार इंपोर्ट कर करके क्या बन गया? पावरफुल बन गया, ठीक है। इंडिया क्या करता है? हथियार ज्यादा से ज्यादा। देखो पहले नंबर कौन है, एंड ये एक नंबर मिलता है, क्या मिलता है? स्कोर मिलता है। तो यूएसए को अभी हमने बताया ये हमारे एशिया का भी सबसे पावरफुल देश बना है, ठीक है, ना केवल पूरे विश्व का बल्कि एशिया में भी इसका प्रभुत्व है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, सभी जगह इसने क्या किया? सेना का कमांड बनाकर अपनी वहां के क्या करता है? दादागिरी करता रहता है। मतलब कोई भी छोटे देश से लड़ते हैं ना तो उनको शांत कराता है, ठीक है, और कोई वहां पर जबरदस्ती करता है तो उसे निपटता है। तो जो यूएसए का स्कोर है वो 81.7 है, और चाइना का कितना? 72 पॉइंट इतना है, और भारत का देख सकते हो आधा लगभग, है ना। और जापान फिर इसके बाद चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है, ठीक है। और उसके बाद ये देख सकते हो भारत का स्कोर वगैरह नहीं पूछा जाता, केवल नाम पूछे जाते हैं। ये रहा आपका इंडेक्सेस जो भी हमने बताया, अमेरिका, चीन, भारत और रूस, ठीक है। और 5वें नंबर पे कौन है और चौथे नंबर पे कौन है? जापान है। चले आगे हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं आगे साउथ कोरिया भी क्या किया है? एंड इसने स्कोर किया है ना। एंड चलो हम लोग देखते हैं, और इसका खुलासा किसने किया है? आपसे रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट लाया है, कौन लाया है? इस रिपोर्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है सिडनी कहाँ पर है? सिडनी जो शहर है एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है। कहाँ का है? सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये सब कहाँ के शहर हैं? ऑस्ट्रेलिया के शहर है, ठीक है। और इसने क्या किया है? लोवी इंस्टीट्यूट एक है, यही क्या किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का नाम आप लोग अगर याद कर पाना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक आती है, ठीक है, वो भी एक ऑस्ट्रेलिया की ही संस्था जारी करती है इस रिपोर्ट को, है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये आई है एशिया पावर इंडेक्स आया है, इसको कौन जारी किया है, ठीक है। तो काफी चर्चा में है, तो आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है।
इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट और जारी कर दी एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट जो बॉर्डर है ये क्या करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को क्या करती है, जारी करती है, ठीक है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, देखो यहाँ पर हमने कुछ रैंक लिखा है, ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ में अगर इसे लिखते ना तो वो सेव नहीं होती है ना, तो इससे आपको घर पे पढ़ने में आसानी होगी, तो आप लोग देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसमें लिखा नहीं, तो हम एंड आगे चल के आप लोगों को रिवीजन करने के लिए ये ब्लैंक पेज भी में रहेगा, ठीक है, मतलब ये रैंक नहीं दिया जाएगा, केवल इतना दिया जाएगा कि भारत की रैंक भुखमरी में क्या है, तो भारत कितने कौन से स्थान पर है, 111वें स्थान पर है, ठीक है, और 2022 में 101वीं स्थान थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है, 159 है, और 2023 में कितनी थी, 2023 में 161 थी, ठीक है, कितनी थी, 161 थी। और अगला जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें सारी रिपोर्ट वही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और भी रिपोर्ट है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर की दृष्टि से, ठीक है, तो आपको केवल इतनी रिपोर्ट याद करना है। विश्व शांति सूचकांक, और एक आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, एक आती है विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें दोनों में भारत की रैंक क्या होती है, सेम रहती है, कितनी है, 126 है। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक 129 है, और फायर पावर इंडेक्स में अभी हमने बताया भारत चौथे स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको आपने नहीं लिखा ना तो आप इसे लिख लो, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, भारत है 42वें स्थान पर, ठीक है, कौन से स्थान पे है, 42वें स्थान पर है। और अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक जो एक इंडेक्स आता है इसमें भारत कौन से स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक आपने नहीं लिखा तो लिख लो मानव, ह्यूमन, जिसे एचडीआई बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन, जिसे एचडीआई बोला जाता है, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134, कितनी है, 134, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 134 है। चलिए आगे, चलिए हम लोग चले आगे नेक्स्ट, तब तक आप लोग लिख लेना 42 और 134, और बाकी अभी बताया जाएगा आगे जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है, जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है विश्व खुशहाली सूचकांक। अभी हमने बताया कि 126 है, और एक आती है ये वाली रिपोर्ट IQ एयर इंडेक्स, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है ये, IQ एयर इंडेक्स, ये विश्व में आपके देश में जो वायु है कितनी प्रदूषित है, उसमें कितने पार्टिकल, कितने माइक्रोन के पार्टिकल है ना, कितने मोटे कण उपस्थित है वायु में आपके, उसके अनुसार दुनिया को क्या करती है, सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित देश के रूप में क्या करती है, विभाजित करती है ना। तो एंड ये जो वर्ल्ड एंड IQ एयर इंडेक्स आती है, इसमें विश्व की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है किसे घोषित किया जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद हमारी नई दिल्ली को घोषित किया जाता है, ठीक है, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड राजधानी घोषित किया जाता है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी है। अगर शहर की बात करें तो एक शहर है हमारे बिहार का बेगूसराय, ठीक है, ये विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, ठीक है, ये विश्व का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये मेघालय का एक शहर है, कहाँ का है, मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट, ये विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। अगर देश की बात करें तो जो सबसे पहला पॉल्यूटेड शहर है वो कौन है, वो सबसे पहला पॉल्यूटेड शहर आपका बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आपका है भारत, ठीक है, कौन है, भारत, ये तीसरा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड आपका देश है। चले आगे, इससे संबंधित हमने सारी जानकारियां बता दिया। अब हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। कितनी रैंक है भारत की, 38वीं रैंक है, कौन सी रैंक है, 38वीं रैंक है। और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें सबसे ज्यादा हथियार निर्यात कौन करता है, भारत करता है, ठीक है। दूसरे नंबर कौन करता है, सऊदी अरबिया करता है। अभी जस्ट हम क्या किए, इसके बारे में डिस्कस किए। अगली जो रैंक है लोकतंत्र सूचकांक में, ठीक है, डेमोक्रेटिक एक सूचकांक आता है, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 41वीं है। आपके देश में लोगों को कितनी स्वतंत्रता दिया जाता है, ठीक है, कितना सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हो, इसके अनुसार क्या किया जाता है, इसके अनुसार देश को विभाजित किया जाता है और लोकतंत्र सूचकांक में उनको नंबर दिया जाता है। तो भारत को जो मिला है वो 41वां रैंक मिला है। और ये इंडेक्स को अभी हमने बताया कि भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वें स्थान पर है। अब आ जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है,
85वें नंबर पर है। ठीक है, चलो ये हो गया सूचकांक सारे, और अभी 2-3 सूचकांक बचे थे वो भी आप लोग लिख लो। एंड एक दो सूचकांक बते हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, कौन सा? हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 82। ठीक है, 82 है। देख लेना, ये एग्जाम में 2-2 बार रिपोर्ट ये लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कभी 80 देते हैं, कभी 82 देते हैं, है ना। तो 82 रैंक है। कितनी है? 82 रैंक है। और पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर सिंगापुर और फ्रांस। इसने क्या किया? जापान को पीछे छोड़ दिया, है ना। सिंगापुर, जापान, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, इन सब का जो पासपोर्ट है विश्व का सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक रिपोर्ट से ही है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हाल ही में बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी एक रिपोर्ट आती है और बताया गया है इसमें क्या कि 2023-24 में, ठीक है, 2021-22 के अपेक्षा में 2023-24 में जो बेरोजगारी दर है ये कितनी प्रतिशत तक पहुंच गई है। ठीक है, ये क्या पूछा जा रहा है? जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयबिलिटी है ये कितने दर तक पहुंच गई है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 3.2 पहुंच चुकी है। ठीक है, आपसे राज्य पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य में बेरोजगारी कम हुई है, तो हरियाणा और तमिलनाडु, ये इन्होंने क्या किया? अपने यहाँ बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा काम किया है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कम हुई है। ठीक है, हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा विश्व में बेरोजगारी अपने भारत में ही है मेरे हिसाब से, है ना, या फिर अफ्रीकन कंट्री जो है वहां पर, है ना। क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस ने किसके ऊपर आरोप लगाया था? बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था, है ना, कि आपकी सरकार में सबसे उच्च लेवल पर बेरोजगारी दर पहुंची है ना। चलिए आगे, अब चलिए इसे आप एक फैक्चुअल के रूप में याद कर रहिए। कितने परसेंट पहुंच चुकी है? 3.2% बढ़कर पहुंच चुकी है ना। और हम लोग देखते हैं इसमें जो राज्य अभी हमने बताया, जो भी हमने राज्य बताया, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 6 ईयर लो पहुंचा, कितना? 3.2। बीजेपी सरकार क्या करती है कि कम है, और कांग्रेस क्या करती है? आरोप लगाती है ज्यादा है। ठीक है, तो एंड ये आप अपने से क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, और हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा इस पर वर्क किया है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर में क्या किया गया है? मतलब इसमें घटोतरी देखा गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अगर पूछा जाए थोड़ी सी और रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आती है। कौन सी रिपोर्ट आती है? हाल ही में एक रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति है, ठीक है, इसके ऊपर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, जो आपके दलित होते हैं, है ना, जो दलित होते हैं इनके ऊपर अत्याचार, ठीक है, इनके ऊपर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले इस रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया था। तो ठीक है, आप बताओ कि जो दलित होते हैं इनके ऊपर अत्याचार किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि लगभग 12,287 मामले केवल कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। और दूसरा स्टेट क्या है? राजस्थान, 8,000 प्लस मामले। ठीक है, दूसरा जो राज्य है आपका राजस्थान है, और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और यूपी किसी स्थान में टॉप पर है? यूपी और जो हमारा है किसी स्थान पे टॉप पे है। सबसे ज्यादा क्राइम भी कहां पर होता है? यूपी में होता है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं इसमें भी यूपी क्या है? टॉप लेवल पर है। और यूपी की बात अगर करें तो हमारे भारत का सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो भी कहां पर है? यूपी में है। और यूपी की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी संख्या, ठीक है, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो भी कहां पर है? यूपी में ही है। ठीक है, और बात करें तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो किसके पास है? यूपी के पास है। तो कितनी रिपोर्टें बता दिया? लगभग हमने 5 से 6 रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर दिया। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड लेवल के लिए, हमारे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है, ना केवल हमारे पेपर के हिसाब से, ये हमारे जो वर्ल्ड में डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, इसके अनुसार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताइए कि हाल ही में शाहेद इसका नाम क्या? 136B। ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया था कि इस देश ने क्या किया था? जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो इसने रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए कामकाजी ड्रोन भी देता है। ठीक है, तो इस देश का आपको नाम बताना कि ये देश कौन सा है जिसने हाल ही में एक आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम है शाहेद 136B,
इसको इसका क्या किया, परीक्षण किया, सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया। इसका नाम आपको बताना कि ये कौन सा देश हो सकता है, ये कौन सा देश हो सकता है। आज इस देश के बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से सारी डिटेल को एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए आपको बताना कि हाल ही में इसका नाम क्या है, इस ड्रोन का नाम है शाहेद। क्या नाम है, शाहेद नाम है, और 136B नाम है। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो युद्ध का टाइम है, आप जानते हो कोई भी जो देश होगा वो अपने सैनिक को नहीं भेजेगा। ठीक है, क्योंकि सैनिक को भेजोगे तो सैनिक अगर वो मर जाएंगे, ठीक है, तो उनको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ेगा, है ना, पैसा देना पड़ेगा, या फिर ऑन ड्यूटी मरेंगे, जॉब भी देना पड़ता था, है ना। तो आने वाला जो टाइम है वो सैनिक से युद्ध नहीं होगा, किसे, सैनिक से युद्ध नहीं होगा, किसे होगा, ड्रोन से होगा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, रोबोट से होगा, और कहां पर होगा, जमीन पे नहीं होगा, आसमान में होगा। कहां पर होगा, एंड आपके आसमान में होगा, ठीक है, स्काई में होगा, मतलब एंड यहाँ पर नीचे जमीन में नहीं लड़ा जाएगा, ऊपर लड़ा जाएगा। ठीक है, जो अमेरिका वो यहाँ तक कि एंड वो क्या कर रहा है, स्पेस सोल्जर भी बना रहा है। ठीक है, स्पेस क्या कर रहा है, स्पेस की सेना बना रहा है ना। तो जो आने वाला युद्ध होगा वो स्पेस में होगा, नीचे नहीं होगा, सब ऊपर ऊपर लड़ेंगे, है ना, ऊपर ऊपर कट मर जाएंगे, नीचे पता ही नहीं लगेगा युद्ध लड़े, है ना। तो आने वाला जो टाइम है, ये जो एक देश है दूसरे देश के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं, स्पेस में करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो देश है वो या तो एआई पे काम कर रहा है, या फिर रोबोट पे काम कर रहा है, या फिर ड्रोन पे काम कर रहा है ना। किस पे काम कर रहा है, ड्रोन पे काम कर रहा है ना। चलो आर्यन आप बताओ कि हाल ही में भारत क्वाड बैठक में भाग लिया था ना, वहां पर भी हाल ही में जो भारत है वो किस में भाग लेता है, एक क्वाड बैठक होती है, एक क्वाड बैठक होती है, क्वाड एक क्वाड समिट होती है, इसमें भाग लेता है। और इसमें कितने देश शामिल है, 4 देश। ठीक है, इसमें भारत क्या करता है, लगभग 31 ड्रोन खरीदता है। कितने ड्रोन, 31 ड्रोन खरीदता है, और ये लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर का क्या होता है, सौदा होता है, मतलब 3 से 4 बिलियन डॉलर की व्यापार करता है। और आपको देश का नाम बताना कि भारत इस ड्रोन को किससे खरीदता है। ठीक है, इस देश का नाम आपको बताना है। इसी बैठक में क्या किया गया, ये एग्रीमेंट कर लिया गया था, है ना। और इसका तब तक हम आंसर बता रहे हैं कि हाल ही में ये जो चमरान सैटेलाइट का परीक्षण भी ये कौन करता है, यही देश करता है। और हाल ही में कुछ समय पहले इस देश के पूर्व प्रेसिडेंट की भी हत्या हो जाती है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है ना। इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है ईरान। ठीक है, हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ कोयले की खदान में क्या हो जाता है, एक विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जितना तो हिजबुल्ला के यहाँ जो पेजर अटैक से, पेजर ब्लास्ट से मृत्यु नहीं होती, उतना कोयले के खदान में ब्लास्ट होने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई इस खबर को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ईरान अब क्या हो चुका है, थक चुका है। ठीक है, ईरान थक चुका है, किसे लड़ते लड़ते, इजराइल से लड़ते लड़ते थक चुका है। ठीक है, तो हाल ही में इसने क्या किया है, शाहेद 136B ड्रोन का परीक्षण किया है। किसने किया है, ये किया है ईरान ने। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और ड्रोन के बारे में। हाल ही में भारत 31 ड्रोन का क्या करता है, 31 ड्रोन का व्यापार करता है, एग्रीमेंट करता है। किससे करता है, 31 ड्रोन। और इस ड्रोन का नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, देश का भी नाम पूछा जा सकता है, तो लिख लो, इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर ड्रोन नाम है। क्या नाम है, MQ-9 रीपर ड्रोन नाम है। और भारत इस ड्रोन को किसे खरीदता है, USA से खरीदता है। ठीक है, 31 ड्रोन को खरीदता है लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर में, 3 से 4 बिलियन डॉलर में खरीदता है। और कौन खरीदता है, हमारा भारत खरीदता है। किससे खरीदता है, USA से खरीदता है। भारत USA से क्या और कुछ खरीदता है, भारत USA से और कुछ खरीदता है, बताओ। PQ-9 जो P-8I विमान है। ठीक है, P-8I विमान है, ये भी भारत किससे खरीदता है, USA से खरीदता है। ये किस प्रकार का विमान है, तो जो पनडुब्बी नहीं होती है, पनडुब्बी जो हमारे महासागर में चलती है, उसी को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार का सर्विलांस विमान है। ठीक है, ये एक प्रकार का सर्विलांस विमान है। जैसे आपके सीमा के अंदर कोई पनडुब्बी आ जाए, आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो अगर ये विमान आपके पास है तो ये ऊपर से ही पनडुब्बी को बता देगा कहां पर है। ठीक है, तो ये विमान हम लोग कहां पर खरीदते हैं, USA से ही खरीदते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट। और USA के साथ आपको पता ही है, USA के साथ भारत बहुत सी डीलिंग करता है। USA से भारत जब व्यापार करता है तो भारत प्रॉफिट में रहता है। ट्रेड किस में रहता है, ट्रेड प्रॉफिट में रहता है, मतलब भारत लाभ कमाता है। ठीक है, चाइना से क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, घाटा होता है, व्यापार घाटा होता है। इसमें व्यापार में फायदा होता है हमारे भारत को। ठीक है, मतलब भारत इसको ज्यादा सामान बेचता है और कम सामान क्या करता है, मंगाता है ना। तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास व्यापार का फायदा होता है। ये रहा आपका शाहेद 136B। ठीक है, शाहेद 136B
ड्रोन है। और उसके बाद हमारा भारत जो खरीद रहा है ये रही ईरान की सेना, ठीक है। अब आप लोग बताओ ईरान की जो फोर्सेस है उसमें सबसे बड़ी बटालियन का नाम बता सकते हो, ठीक है। कुछ समय पहले इस बटालियन का जो चीफ हुआ करता था जिसका नाम है सुलेमान कासिम, उसको मार दिया गया था, ठीक है, बगदाद एयरपोर्ट के पास। आपको अगर नाम पता हो तो बता सकते हो। ये है MQ-9 रीपर ड्रोन, ठीक है, जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, मतलब बिना आदमी के चलने वाला ड्रोन है ना। इसे कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है, USA से ऑपरेट करके ईरान तक भेज दिया जाता है ना। इसी को क्या कर रहा है, भारत खरीद रहा है ना। और इसका देख सकते हो वजन कितना है और इसके विंग कितने हैं, क्या क्या, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कितना देर तक उड़ सकता है, लगभग 24 घंटा तक क्या कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है ना। और लगभग 24 घंटा उड़ सकता है ना, इतना पावरफुल होता है। चलिए, और जो अभी हाल ही ईरान ने बनाया ये ड्रोन, इसकी जो डिस्टेंस क्षमता कितनी है, 1000 किलोमीटर। क्या ये USA तक मार कर सकता है, तो नहीं, ये केवल बनाया है इजराइल के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाया है, इजराइल के लिए बनाया है। और उसके बाद ये लगभग 4000 किलोमीटर दूर से क्या कर सकता है, अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। और आपको पता है कि ईरान और लगभग USA की दूरी लगभग 7-8 हजार किलोमीटर से ऊपर है ना। और भारत अमेरिका के साथ लगभग कितने ड्रोन, 4 अरब डॉलर में 31, कितने नंबर है, 31 MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन खरीद रहा है, ठीक है। भारत किसके लिए खरीद रहा है, 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को दिया जाएगा और हमारी वायुसेना को दिया जाएगा, जिससे हमारी वायुसेना और हमारी जल की क्या किया जा सके, रक्षा किया जा सके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अवार्ड से है, किसे है, अवार्ड से है। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड है ना, प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। ये हमारे एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, पिक्चर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इनका भी नाम अमिताभ बच्चन की तरह ही है, ठीक है। क्या नाम है, विनोद बच्चन नाम है। इनको क्या दिया गया है, UK का प्रेस्टीजियस अवार्ड, ग्लोबल प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और UK की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर लेबर पार्टी के नए PM बनते हैं। इनका नाम अगर आपको पता होगा काफी अच्छी बात है, ठीक है। क्या नाम है इनका, कीर स्टारमर नाम है। क्या नाम है, कीर स्टारमर नाम है, लिख लो, इनका नाम आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके पहले यहाँ के जो PM थे वो ऋषि सुनक थे। यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक कौन है, लेबर पार्टी है ना। और UK के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो लंदन है, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया था कि जो एक राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है ना, राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है। यहाँ पर देखो ये स्कॉटलैंड वेल्स एक हमने बताया था शहर है ना, तो इन्हें देश की भी उपाधि प्राप्त है ना। इनकी एक अलग टीम है, अलग झंडा, सब कुछ है, तो इन्हें एक देश की उपाधि है। लेकिन हालांकि ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रमंडल जो खेल होने वाले हैं 2026 में कहां पर होंगे, स्कॉटलैंड के कौन से शहर में होंगे, ग्लासगो शहर में होंगे ना। कहां पर होंगे, ग्लासगो शहर में आयोजित किए जाएंगे। अभी 2 साल का टाइम है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम बहुत बार पढ़ेंगे इसे। अब हम लोग चले आगे। कीर स्टारमर अभी हमने बताया, ये कहाँ के नए PM बने हैं, ये नए PM बने हैं UK लंदन नदी के किनारे बसा है। और लंदन बताओ किस नदी के किनारे बसा है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, कौन कौन पढ़ा है, ठीक है, बताओ। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, थेम्स नदी, ठीक है, थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा जो ये रहे आपके विनोद बच्चन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, है ना। और ये एक क्या है, डायरेक्टर है, फिल्म निर्माता है। और इन्हें क्या किया गया, UK की संसद से अवार्ड ये सम्मानित किया गया है। और ये देख सकते हो आप लोग कटिंग न्यूज की, और ये 2-3 दिन पहले की बात है ना। चलो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एकलव्य, 2 क्वेश्चन लगातार आपके पुरस्कार से आ गए। और बहुत दिन हो गए कि मैंने पुरस्कार का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं ना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है, इसमें एक प्लेयर है जो कि तैराकी है, ठीक है, जो कि तैराकी है, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, 3-4 गोल्ड मेडल लाती हैं। इसके लिए इन्हें क्या किया गया है, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है जो अच्छा एथलीट वगैरह है ना, खेल वगैरह में अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसके तहत आपकी लगभग 7 लाख रुपए दिए जाते हैं ना। पहले कुछ कम दिए जाते थे, अब 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है, शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1993 में इसकी शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में कुछ राज्य स्टार्ट किए थे, अब लगभग सभी राज्य देने लगे हैं ना। देखिए देखा तो स्टार्टिंग में आपके कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य क्या किए थे, इस अवार्ड को देना शुरू किए थे। और अब ये जो राज्य अब ये जो दे रहा है वो कौन सा राज्य दे रहा है इस वर्ष, उड़ीसा राज्य दे रहा है। किसको दे रहा है, तो एक तैराकी है,
एक तैराकी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम यहाँ पर लिखा है प्रत्याशा रे, ठीक है, क्या नाम है, प्रत्याशा रे नाम है। तो इन्हीं को क्या दिया जाता है, इन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 2024 में ये अवार्ड इन्हीं को दिया जाता है और इसमें 7 लाख रुपए की प्राइज दिया जाता है, ठीक है। लिख लो ये कहाँ पर, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ओडिशा से बिलोंग करती है। अगर हम बात करते हैं कि सुमन कुमारी, ध्रुवी पटेल और रिया सिंघा, ठीक है, ये जो 3 नाम लिखा है, इससे संबंधित हमने क्वेश्चन 1-2 दिन पहले की करंट की क्लास में पढ़ाया था कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की एक प्रतियोगिता होती है जो कि हमारे भारत के राजस्थान के जयपुर में होती है ना। इसकी जो विजेता बनती हैं, आपको उनका नाम बताना है, इसमें से कौन उसकी विजेता होती है। हाँ, तो देखो रिया सिंघा है ना, रिया जो सिंघा बनती हैं वो मिस यूनिवर्स की बनती है, किसकी बनती है, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता बनती है, ठीक है। जो कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं, जो कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं, गुजरात से बिलोंग करती है ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं, गुजरात से। और एक ध्रुवी पटेल है, ये कौन सी प्रतियोगिता जीती है, इंडिया, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतती है ना, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतती हैं, जो कि हमारे भारत में नहीं रहती है, यूएसए में रहती है। और ये जो वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है इंडिया के बाहर, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता होती है जर्सी में होती है, ठीक है। जर्सी कहाँ पर है, यूएसए में है ना, कहाँ पर है, यूएसए में है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो ओडिशा की तैराकी है, इनका नाम है प्रत्याशा रे, इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार कब दिया जाता है, 1993 में इसकी शुरुआत होती है। और ये रही हमारी प्रत्याशा रे नाम इनका है ना, नहीं देख पाएगा, देखो ये इन्होंने क्या किया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में एंड मेडल 2-4 गोल्ड मेडल लाया था है ना, एंड इसलिए इन्हें क्या दिया, इनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एंड इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। चलो हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया, हमारे हमारे भारत के लगभग पूरे शहर में है ना, कहाँ पर, पूरे शहर में क्या किया है, 3 कितने नए कंप्यूटर, 3 नए सुपर कंप्यूटर, 3 नए सुपर कंप्यूटर भारत को क्या किया है, आवंटित किया है। आवंटित का मतलब उद्घाटन किया, ठीक है। बनाता कोई और है, केवल फीता वगैरह काटने जाते हैं बस, ठीक है। तो इनका ही नाम आता है। तो हमारे भारत को कितने, हमारे पुणे में भारत को कितने नए सुपर कंप्यूटर दिए हैं, 3 नए सुपर कंप्यूटर, ठीक है। भारत इसमें क्या करता है, लगातार काम कर रहा है। सुपर कंप्यूटर आते हैं, बात करते हैं जो हमारा कंप्यूटर होता है। अब ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, अब आप लोग कहोगे कि कंप्यूटर तो हम देखें, सुपर कंप्यूटर क्या होता है ना। तो कंप्यूटर को लगभग 3-4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रोन जानते हो ना, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की घात -6 है ना, ऐसे ही होता है, पढ़े हो ना, 10 की घात -6 होता है कि 6 होता है, माइक्रोन होता है, मिनी कंप्यूटर होता है ना। तो मिनी से भी छोटा क्या होता है, मिनी से भी छोटा जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रोन कंप्यूटर होता है। और उसके बाद एक होता है सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना। तो इन दोनों की जो साइज होती है, इन दोनों की जो साइज होती है वो क्या होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है। किसकी अपेक्षा, इसकी और इसकी अपेक्षा। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं हमारे जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गए है ना, ये सब हमारे छोटे कंप्यूटर है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से टैबलेट, मोबाइल, ये सब किसका प्रकार है, तो वो सब माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है ना। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम, इनकी साइज काफी बड़ी होती है और इनका यूज अलग होता है, इनका यूज अलग होता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनको हमारे जो पर्यावरण, जो हमारे मौसम विभाग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गणना करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी गणना काफी बड़ी होती है, स्ट्रांग होती है ना। हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, और मौसम विभाग वाले होते हैं, ये सब क्या करते हैं, छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं, ये सब हैंग कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए बड़े कंप्यूटर का यूज करते हैं, कम टाइम में बहुत बड़ी गणना, है ना। तो कंप्यूटर के बारे में हमने बताया कि 4 प्रकार से आप लोग कंप्यूटर को बांट के पढ़ते हो, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है, परम 8000 नाम है। क्या नाम है, परम 8000 नाम है। लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000, ठीक है। और आपसे कभी कभी अगर पूछ लिया जाता है तो कंप्यूटर की पीढ़ी पूछ लिया जाता है ना। क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर की पीढ़ी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में बांटा गया। पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है, दूसरी जो पीढ़ी है इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसे भी आप लोग लिख लो।
इसके बाद फिर हम क्लास को ओवर करते हैं शायद, फिर इसके बाद नहीं है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, जी फॉर क्या होता है जनरेशन, और सेकेंड जी फॉर क्या होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब होती है पीढ़ी, क्या होता है पीढ़ी होती है ना। जैसे आप लोग इस समय कौन से पीढ़ी के नेटवर्क यूज कर रहे हो, 5th जनरेशन की, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के क्या कर रहे हो आप लोग नेटवर्क को यूज करते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर को जनरेशन में बांटा गया, ठीक है। जैसे जैसे उसमें कुछ भी चेंजेस, कुछ भी बदलाव किया गया उसको फिर अलग जनरेशन का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब हम लोग इस समय कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 4 से 5वीं पीढ़ी, ठीक है। 4 से 5वीं पीढ़ी का जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो कि काफी फास्ट हो चुका है, काफी साइज छोटी हो चुकी है। अब हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटर की साइज को छोटी कर रहे हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन पहले क्या था, पहले जो पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है वो 1941 से स्टार्ट होती है और कब तक रहती है 1956 तक रहती है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया गया था, इसमें जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब वाले थे, है ना। वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे जिसकी साइज लगभग कमरे के बराबर होती थी, बहुत जल्दी हीट हो जाता था, ठीक है, काफी वजन होता था। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1941 से 1956 तक था, और दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1956 से कब तक थे 1963 तक थे, है ना। और इसमें क्या किया गया था, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करने लगे थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे थे। ट्रांजिस्टर देखे हो ना, जो छोटी छोटी आईसियां होती है ना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे थे, जिसमें डायोड एंड आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक किए हो देखोगे ट्रांजिस्टर छोटा छोटा लगा रहता है प्लेट में ना। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का टाइम पीरियड है वो है 1964 से 1971 तक, ठीक है। कब तक, इसमें हम लोग जो चिप होती है, ठीक है, आपके प्लेटों में जो चिप लगी रहती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का यूज करके जो चिप बनती है, इनका प्रयोग करना हम लोग शुरू कर दिए थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसमें कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 1971 से और कब तक, अब तक, ठीक है। 1971 से अब तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो चौथी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत अधिक संख्या में चिप का प्रयोग किया, ठीक है। बहुत अधिक संख्या में हम लोग आईसी जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है, इनका यूज करना प्रारंभ कर दिया और कंप्यूटर का साइज काफी छोटा कर दिया। और हमने क्या कर दिया है, अब चौथी से 5वीं पीढ़ी के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर बन चुका है। चले, ये थी सारी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। और कंप्यूटर की खोज किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने किया था, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें हमने बता दिया, ठीक है। चलिए बाकी हम इसे क्या करना, आप लोग नोट डाउन कर लेना। और ये कई बार पूछा गया एंड देख सकते हो कि एंड इसका जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एंड इस कंप्यूटर का नाम है रुद्र, परम रुद्र नाम है। क्या नाम है, नाम याद कर लेना, ठीक है। क्या नाम है, परम रुद्र नाम है इस सुपर कंप्यूटर का। और इसके जो परफॉर्मेंस वगैरह है काफी अच्छी है। और इसको किस लिए दिया गया देख सकते हो, इस सुपर कंप्यूटर का प्रयोग भौतिकी एंड पृथ्वी विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान संबंधित इन सबसे शोध करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, ठीक है, अध्ययन करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, परम रुद्र देख सकते हो इसकी साइज कितनी बड़ी बड़ी है ना। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए काम आते हैं, है ना। और ये हमारे पुणे को क्या किया गया, प्रदान किया गया है। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट दिन होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और इसी तरीके का और क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।